नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और छोटी सी घंटी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए बिना किसी देरी के चलें उस जादुई दुनिया की ओर जहां हर शब्द में रोमांच है और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो ज़रूर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए खो जाते हैं कहानी की उस खूबसूरत दुनिया में। 276 एजेंट आलिया ऑन मिशन। शौर्य और अद्विका सुबह सुबह ऋतुराज को लेकर लहरा परिवार के बंगलों के सामने पहुंच गए। जब गेट पर खड़े गार्ड ने ऋतुराज को वहां देखा तो उसने तुरंत वहां चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा दिया। कुछ ही देर में ऋतुराज की मां और उसके पिता बाहर दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने ऋतुराज को अपने सामने सही सलामत देखा उन दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों ने अद्विका और शौर्य को घर के अंदर बुलाया और उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद ऋतुराज अपने कमरे के अंदर चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने तेजी से कई बार सांस ली और बोला, मेरे नए क्लास टीचर एक मैजिशियन है। बाप रे, उन्होंने पेड़ के अदन से हमारे लिए रास्ता बना दिया। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। आया एक फ्रीकिंग लकी। ऋतुराज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सर ने ऐसा कुछ करके उसे 2 मिनट में यहाँ लाया था। अगर उसने ये बात अपने दोस्तों को बता भी दी तो कोई उस पर यकीन नहीं करने वाला था, पर वो अब शौर्य का मन ही मन जबरा फैन बन चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और स्कूल का यूनिफॉर्म एकदम सही तरीके से पहनकर तुरंत नीचे आ गया। अपने बेटे को मिस्टर और मिसेज मेहता ने आज तक कभी स्कूल जाने के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा था। वो लोग हैरानी से एक बार शौर्य को तो एक बार अपने बेटे को देख रहे थे। शौर्य ने ऋतुराज की एक्साइटमेंट देखी तो उसे बोला, अरे भाई ऋतुराज, अपनी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक लगाए। अभी स्कूल शुरू होने में टाइम है तो आप थोड़ा सब्र रखिए। ये सुनकर ऋतुराज को याद आया कि उसकी स्कूल तो दोपहर को भरती है। वो मायूस होकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसके कानों पर इस बार शौर्य की सख्त आवाज़ पड़ी, मिस्टर विकास, मैंने आपके बेटे को किस हाल से बचाकर लाया है ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो अभी से आप ऋतुराज का खास ख्याल रखेंगे। आज़ादी उम्र के हिसाब से दी जाती है, ना कि माँ बाप के पैसों के हिसाब से। आज से ये घर से स्कूल आएगा और स्कूल से घर आएगा। फालतू की मटर गश्ती बंद। शौर्य की आवाज़ में ऑर्डर ज़्यादा और रिक्वेस्ट कम थी। विकास मेहता भी तुरंत समझ गया कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही जब शौर्य ने अपनी नज़र ऋतुराज पर डाली तो इतना डर गया मानो उसके सारे राज शौर्य ने एक ही झलक में देख लिए होंगे। उसके बाद कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जब शौर्य और अद्विका निकलने लगे तो ऋतुराज की मां ने हल्दी कुमकुम की डिबिया लाए और अद्विका के माथे पर लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई सुहागन अति है तो उसकी मांग भरकर ही बाहर भेजा जाता है। शौर्य ने इस प्रथा के बारे में सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा कि आज भी इतने अमीर होने के बावजूद ऋतुराज को मां ने इस विरासत को कायम रखा है। जब शौर्य और अद्विका घर पर वापस पहुंचे तो दोनों ने स्कूल के लिए निकलने की तैयारी की। तभी शौर्य को याद आया कि वो पिछले 2 दिनों से कॉलेज नहीं गया तो उसने अपनी कार अद्विका को दी और खुद अपनी आध्यात्मिक पत्थरों पर चलने वाली बुलेट लेकर कॉलेज की ओर निकल गया। शौर्य को अब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सुधारना था, क्योंकि अब वो एक टीचर बन चुका था। उसे भी खुद पर बहुत ज़्यादा नाज हो रहा था। आज जब वह कॉलेज फॉर्मल कपड़े पहनकर पहुंचा तो हर कोई उसे देखते रह गया। कॉलेज के सभी लोग अब शौर्य के साथ धीरे धीरे बात करने की कोशिश करने लगे थे, पर उनकी आंखों ने उसके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी। शौर्य अब कॉलेज की लड़कियों का आइडल बन चुका था। हर लड़की शौर्य को देख देख कर शर्माए जा रही थी, पर शौर्य ने उनकी ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। उसे अच्छे से पता था कि उसकी महामाया जो घर पर है, अगर उसे पता चल जाता है कि उसने किसी लड़की के साथ बात की है तो वो पागल हो जाएगी। शौर्य ने खुद को इन लड़कियों की नज़रों से बचाया और जैसे तैसे अपने लेक्चर्स अटेंड करके स्कूल की तरफ निकल गया। उसकी बुलेट धड़धड़ाते हुए स्कूल के कैंपस में एंट्री करती है, जिससे वहां मौजूद हर कोई शौर्य की इस एंट्री से शॉक हो जाता है। तभी उसकी नज़र ऋतुराज पर पड़ती है, जिसे इस वक्त उसके क्लास के बच्चों ने घेर रखा था। जब ऋतुराज की नज़र शौर्य पर पड़ी तो वो दौड़कर शौर्य के पास आया और उसने शौर्य के पैर छुए। उसके ऐसा करते ही सभी स्टूडेंट्स जो जहां थे वहां से दौड़कर शौर्य के पास आए और उन्होंने एक एक करके उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शौर्य ने भी किसी को रोका नहीं और स्कूल के कैंपस में सभी बच्चों ने शौर्य को घेर लिया था। तभी एक 8वीं कक्षा का एक लड़का बोला, सर जी, आज आप हमारे क्लास पर आकर हमें भी आपकी कहानी सुनाए। हम भी आपसे कहानी सुनना पसंद करेंगे। शौर्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे उसकी क्लास पर आने का वादा कर दिया। फिर वो स्कूल के अंदर चला आया। अंदर आकर उसने सीधा पहले स्टाफ रूम के अंदर एंट्री मारी।
उसने अंदर आते ही सभी लोगों को गुड आफ्टरनून विश किया और अपने लॉकर से अपना रजिस्टर निकाल कर जाने लगा। तभी प्रिंसिपल मैडम एक लड़की के साथ स्टाफ रूम के अंदर एंट्री करती है और कहती है, गुड आफ्टरनून टीचर्स, आज एक और नया मेंबर हमारे साथ जुड़ा है। पिछले कई दिनों से किरण सर का कहना था कि उन्हें साइंस के टीम सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, इसीलिए मैंने एक नई साइंस टीचर को अपॉइंट किया है। इनसे मिलिए, ये है आलिया शेखावत, हमारे से स्कूल की नई बायोलॉजी टीचर। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर उठाया और उस नई टीचर को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने खड़ी थी एजेंट आलिया, वहीं एजेंट आलिया जिसका दिल शौर्य ने अद्विका से शादी करके तोड़ दिया था। आलिया को देखते ही शौर्य के हाथ का पकड़ा रजिस्टर छूट गया और नीचे गिर गया, जिस वजह से आलिया का ध्यान भी शौर्य के ऊपर चला गया। शौर्य को देखकर आलिया भी एक पल के लिए वहीं के वहीं जम गई। उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से मसला और एक बार और उसने कन्फर्म किया कि उसके सामने खड़ा टीचर कोई और नहीं शौर्य ही है। आलिया ने शौर्य से नज़ारे मिलते ही एक फीकी स्माइल दी, पर जब आलिया की नज़र वहीं बैठी अद्विका पर पड़ी, उसने अपनी नज़रें चुरा ली और बाकी स्टाफ की ओर देखने लगी। तभी अद्विका ने हल्का सा खांसते हुए शौर्य को कोहनी से मारा, जिसे किसी ने नहीं देखा। शौर्य को जब दर्द का एहसास हुआ वो होश में वापस आ गया। उसने भी एक हल्की मुस्कान अद्विका को दी और बाकी टीचर्स की तरह चुपचाप बैठ गया। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल ने आलिया का परिचय सभी से करवाया और उसके बाद उन्होंने अय्यर सर को देखा और बोली, मिस्टर अय्यर, आपकी 10th की क्लास में हमारे यहाँ एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आई हुई है जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से है। आप उस स्टूडेंट को अपने साथ ले जाए और उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्लास से करवाए। ये सुनकर अय्यर ने हाँ में सिर हिलाया और स्टाफ रूम से बाहर निकल गए। इधर शौर्य और अद्विका अभी भी आलिया को ही देख रहे थे। आखिर में शौर्य से रहा नहीं गया और वह आलिया के पास जाने लगा, पर तभी पृथ्वी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उन दोनों के बीच आते हुए उसने आलिया का हाथ झट से पकड़ लिया और बोला, हेलो मिस आलिया, मेरा नाम पृथ्वी है और मैं स्कूल का फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूँ। पर पृथ्वी की बात खत्म होने से पहले ही आलिया ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और सिर्फ हमें सिर हिलाकर पृथ्वी को उसने सीधा नज़रअंदाज किया और उसे बगल देकर पीछे खड़े शौर्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। आलिया ने खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया और शौर्य से हाथ मिलाया और बोली, मिस्टर शौर्य, व्हाट अ कोइंसिडेंट, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। शौर्य ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे भी आपसे एक बार और मिलकर खुशी हुई। आपका इस स्कूल के अंदर स्वागत है। तभी पीछे से अद्विका आए और उसने भी आलिया से हाथ मिलाया, पर उसकी आंखें साफ साफ इशारा कर रही थी कि शौर्य सिर्फ मेरा है और उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना मत। आलिया ने अद्विका के भाव समझ लिए और वह खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए बोली, मिस अद्विका, आपसे इस तरह मुलाकात होगी ये हमने कभी सोचा नहीं था, पर मानना पड़ेगा आप शौर्य को अपने पल्लू से बांध कर रखती है। आलिया की इस बात में अद्विका के लिए ताना था, जो अद्विका को स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था। फिर भी अद्विका ने आलिया की बातों को नजरा लिया और बोली, वैसे आप यहाँ आए हैं तो अब हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। इतना कहकर अद्विका वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वही पृथ्वी, जिसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था, उसे ऐसा लग रहा था मानो दोनों खूबसूरत लड़कियां सिर्फ शौर्य के लिए ही लड़ रही हो। उसे इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ महसूस हुई, पर उसने अपने आप को रोक लिया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वही कुछ देर बाद सारे टीचर्स अपनी अपनी क्लास पर निकल गए। शौर्य भी अपनी क्लास की तरफ निकल गया तो आलिया भी उसके साथ चलते हुए बोली, शौर्य सर, आप मुझे भी मेरी क्लास दिखा दीजिए क्योंकि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। तभी पीछे से अद्विका बोली, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरी स्कूल दिखा देती हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैं फ्री ही हूँ, क्योंकि मेरा काम लंच ब्रेक के बाद ही शुरू होता है। इतना कहकर उसने आलिया के हाथों में हाथ डाला और उसे अपने साथ लेकर स्कूल दिखाने ले गई। शौर्य ने ये सब होते हुए देखा तो सिर्फ मुस्कुराते रह गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अद्विका आलिया को देखते ही थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। शौर्य अपनी क्लास में पहुंचा तो आज 30 के 30 बच्चे प्रेजेंट थे और सबके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने सभी की अटेंडेंस ली और उसके बाद उसने सभी को कुछ असाइनमेंट्स दे दी और उन्हें सॉल्व करने के लिए कहा। वही शौर्य ने ऋतुराज को अपने पास बुलाया और उसे अभी तक कवर किए हुए हिस्ट्री के सिलेब को बिठाकर अच्छे समझाया। ऋतुराज भी पूरे लगन के साथ शौर्य की बातों को समझ रहा था। भला वो ऐसा करता क्यों नहीं, क्योंकि उसके जादूगर टीचर ही उसे ये सारी चीज़ें सिखा रहे थे। तभी अचानक ऋतुराज बोला, सर, क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक नज़र में किताब को पढ़ सके? इस सवाल पर शौर्य हंसते हुए बोला, भाई, ऐसा हुआ होता तो मैं तुम्हारा टीचर नहीं बल्कि साइंटिस्ट बन जाता। इस पर ऋतुराज मन ही मन बोला, आप साइंटिस्ट नहीं जादूगर हो, जादूगर साइंटिस्ट से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर उसके बाद शौर्य ने सभी बाकी बच्चों के असाइनमेंट्स कलेक्ट किए और उन सभी को बाकी काम देकर वहाँ से निकल गया। जब इस बार बीमवाह बाहर आया तो आलिया उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन थे। शौर्य ने तुरंत उसे एक बगल में लाया और पूछा, क्या चल रहा है आलिया? ये सुनकर आलिया ने एकदम सीरियस होकर कहा, कैलाश सर को जब मैंने बताया कि आप इसी स्कूल में पहले ही मौजूद हो तो उन्होंने मुझे मिशन की जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए कहा।
ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, साला इतने लोगों को सबक सिखाने के बाद भी अभी भी कुछ लोग हैं जो उंगली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर आलिया हंसते हुए बोली, साहब जी ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। यहाँ जितना देश आगे बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा बाकी देश आपकी टांग खींचने के लिए आ जाएंगे। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री साहब के लीडरशिप में हमने एक सैटेलाइट वेपन तैयार करने का प्लान किया था पर उसकी इंटेल लीक हो गई, जिस वजह से दुनिया की सारी ताकतवर एजेंसीज अब इस प्रोग्राम को होने से रोकने के लिए कमर कसकर हमारे पीछे पड़े हैं। और इस प्रोग्राम के मैन साइंटिस्ट मुकुंद राजन की जान को खतरा बना हुआ है। उन्हें इस वक्त सरकार ने भरी सुरक्षा प्रदान की है पर इन एजेंसीज ने अब उनके परिवार को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तभी शौर्य बोला, तो इसका आपके स्कूल में आने से क्या संबंध है? इस पर आलिया ने एक बार आसपास देख और बोली, मुकुंद राजन की बेटी पल्लवी राजन को मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए उसे मैं उसके साथ यहाँ आई हूँ और मेरे साथ एनआईए के कुछ लोग कल से ज्वाइन हो जाएंगे। ये सुनकर शौर्य का दिमाग घूम गया और बोला, तुम लोगों का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अगर किसी को पता चला कि वह बच्ची यहाँ इस स्कूल में है तो उसके पीछे पड़े लोगों की वजह तुम बाकी हजारों बच्चों की जान खतरे में डाल रही हो। आज के आज तुम उस बच्ची को लेकर कहीं सेफ जगह पर चली जाओ। शौर्य को गुस्सा होते देख आलिया ने विनती करते हुए कहा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। वैसे भी ये स्कूल एकदम आउटस्कर्ट पर है तो उन्हें यहाँ पल्लवी के होने पर यकीन नहीं होगा, इसीलिए हमने उसे यहाँ लाया है और अब जब तुम यहाँ हो तो फिर किस बात की चिंता? आलिया का ऐसा लॉजिक सुनकर शौर्य के माथे की नसें उभर आए और वह दांत पीसते हुए बोला, आलिया तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? अगर वो लोग उस प्रोजेक्ट की इंटेल लीक करवा सकते हैं तो उनके लिए ये पता करवाना कि मुकुंद की फैमिली कहाँ है ये कौन सी मुश्किल बात है? शौर्य की बात सुनकर अचानक आलिया का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि अभी तक उसने जो प्लान किया था उसे वह एकदम फूल प्रूफ प्लान समझ रही थी पर अब उसे उसके ही प्लान पर शक होने लगा था। तभी शौर्य ने शांति से कहा, एक काम करो, विराज और इशिका को इस मिशन में शामिल करवा लो क्योंकि वो दोनों इस वक्त शहर में ही है। उनके इन्वॉल्व होते ही इस मिशन के फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे और हमें लोकल पुलिस से थोड़ी मदद भी हो जाएगी। आलिया ने शौर्य की एडवाइस मान ली और तुरंत कैलाश से कांटेक्ट करने के लिए निकल गई। इधर बाद शहर में एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था, जनाब हमने उस साइंटिस्ट की फैमिली के एक सदस्य को ढूंढ लिया है और बाकी फैमिली मेंबर्स भी हमारे रडार पर हैं। कल हम और बाकी एजेंट्स उस लड़की को उठाने जा रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आए, क्या बात है? जल्द से जल्द उस लड़की को उठाओ और भारत सरकार पर दबाव बनाओ कि वो इस प्रोजेक्ट को अभी के अभी रोक दे। अगर सरकार इस बात को मानने से इनकार करती है तो मुकुंद के परिवार के एक एक सदस्य को मारना शुरू कर दो। जरा मैं भी देखूं कि ये राजन परिवार के आगे देश को कैसे चुनता है। अब क्या करेगा शौर्य? क्या शौर्य इस झमेले से खुद को दूर रख पाएगा? क्या होगा अगर कुछ लोगों ने स्कूल पर ही सीधा हमला बोल दिया? कैसे बचाएगा शौर्य अपने स्टूडेंट्स और स्कूल को? 277 पृथ्वी का चैलेंज। एजेंट आलिया शौर्य के स्कूल में अंडरकवर होकर पहुंच चुकी थी और इस बार उसकी ड्यूटी मुकुंद राजन की बेटी पल्लवी राजन को प्रोटेक्ट करना था। जब शौर्य 10वीं कक्षा में चला गया तो उसने पल्लवी को नोटिस किया। पल्लवी सच में किसी पल्लवी की तरह थी, अभी कौमार्य की दहलीज पर खड़ी एक मासूम लड़की, जिसकी आंखों पर लगे मोटे चश्मे साफ बता रहे थे कि वो एक पढ़ाकू लड़की है। शौर्य ने उसके बाद अपने अलग अंदाज में पूरी क्लास को एंटरटेन किया। उसके बाद उसने उन्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से टिप्स दे दिए और वहां से बाहर निकल गया। इधर पल्लवी, जिसने अभी अभी शौर्य की क्लास अटेंड की थी, वो तो शौर्य की जबरा फैन बन गई थी। स्कूल की सारी लड़कियां शौर्य को अपना प्रिंस चार्मिंग मानने लगी थी, पर शौर्य के लिए वो सभी लड़कियां उसके बेटी की तरह थी। हर दिन की तरह आज पृथ्वी फिजिकल एजुकेशन की क्लास ले रहा था और शौर्य उसे देखते हुए कॉरिडोर से दूसरी तरफ जा रहा था। तभी पृथ्वी को ना जाने क्या शरारत सूझी कि उसने जोर जोर से बच्चों को देखकर कहना शुरू किया, बच्चों मुझे कराटे में 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट मिला है, तो आज मैं आप सभी को सेल्फ डिफेंस की तकनीक सिखाऊंगा। इतना कहकर उसने कुछ वॉलेंटियर लड़कों को स्टेज पर बुलाया और उन पर कराटे के अलग अलग दांव करके दिखाने लगा। तभी शौर्य, जो उसे देखते हुए जा रहा था, उसे अपने फ़ोन पर कॉल आया। शौर्य ने कॉल को बिना देखे ही उठा लिया तो दूसरी तरफ से विराज उसे शहर में आए हुए एजेंट्स की जानकारी देने लगा, जिस वजह से शौर्य फ़ोन पर बात करते हुए वहीं रुक गया और विराज की बातों को ध्यान से सुनने लगा। इधर जब पृथ्वी ने शौर्य को वहां खड़ा देखा तो उसने शौर्य को देखकर जानबूझकर तंज मारा, तुम्हारे शौर्य सर को देखो, उनकी बॉडी कितनी फिट दिखती है, पर वो सिर्फ एक पावडर बॉडी हैं। वो सिर्फ तुम लोगों को कहानियां सुनाकर सिर्फ एंटरटेन कर सकते हैं, पर वो तुम्हें कभी खुद को बचाने के लिए जरूरी ज्ञान कभी नहीं दे सकते। पृथ्वी की बात शौर्य के कानों पर पड़ी पर उसने इसे नज़रअंदाज किया। पर तभी अद्विका भी अपने नर्सिंग केबिन से बाहर निकल आए और जब उसने शौर्य को वहां खड़े रहकर फ़ोन पर बात करते हुए देखा तो वो भी उसके पास जाने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि शौर्य कभी भी इतनी देर तक किसी से बात नहीं करता।
जब अद्विका उसके सामने आई तो उसने अद्विका को फ़ोन का डिस्प्ले दिखाया और बोला, भाई का फ़ोन है, किसी लड़की का नहीं। ये सुनकर अद्विका ने शौर्य के कंधे पर घुसा मारा, जिस वजह से शौर्य अपने हाथ को सहलाने लगा। शौर्य ने फिर हंसते हुए फ़ोन पर विराज से कहा, भाई तू एक काम कर, वो लिस्ट मुझे सीधा फ़ोन पर भेज दे वरना तेरी भाभी मेरी हालत ख़राब कर देगी। इतना कहकर शौर्य ने फ़ोन काट दिया। पर इधर ग्राउंड पर खड़े पृथ्वी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि किस तरह अद्विका शौर्य के पास जाकर उसके साथ ऐसे मस्ती कर रही है। उसने खड़े खड़े ही आवाज़ देकर शौर्य से कहा, शौर्य सर, आज बच्चे देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी स्टील बॉडी है या पावडर बॉडी। क्या आप एक कराटे का बाउट मेरे साथ करना चाहेंगे? पृथ्वी को ऐसे शौर्य को चुनौती देता देखकर अद्विका चुप नहीं रह सकी और बोली, पृथ्वी सर, आपको पता होना चाहिए कि आप में और शौर्य में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये सुनकर पृथ्वी को लगा कि वो शौर्य को कराटे ना आने की बात कह रही है, तो उसने इतराते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन पर ज़्यादा मुश्किल दांव नहीं चलूंगा। ये सुनकर अद्विका और शौर्य के चेहरे पर टॉर्च मुस्कान आ गई। वैसे भी अगले आधे घंटे तक शौर्य के पास कोई काम नहीं था तो वो नीचे ग्राउंड पर चला आया। शौर्य ने आते ही अपने हाथ की घड़ी अद्विका के हाथ में दे दी और फिर एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट की तरह स्टेन्स लेकर पृथ्वी के सामने खड़ा हो गया। पृथ्वी ने जैसे ही शौर्य का स्टेन्स देखा उसे थोड़ा शक होने लगा, पर उसने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसे अभी भी खुद पर इतना भरोसा था कि वो आसानी से मसल सकता था। पृथ्वी ने पहले शौर्य की स्किल चेक करने के लिए जानबूझकर 2 बार नकली पंच मारने की एक्टिंग की, मगर शौर्य जिस जगह था वहीं रुक गया और हिला भी नहीं। पृथ्वी को लगा कि शौर्य उसके पंच की रफ्तार को देख ही नहीं पाया और उसने खुश होकर तेजी से अगला पंच शौर्य के चेहरे की तरफ दे मारा। पर उसका पंच शौर्य के चेहरे पर टच हो पाता उससे पहले ही शौर्य ने अपना पैर आगे करके पृथ्वी को आगे बढ़ने से रोक दिया। पृथ्वी का वो पंच शौर्य को छू भी नहीं पाया। पृथ्वी तुरंत उछलकर पीछे गया और अपने पैरों पर खड़े होकर रिदमिक स्टेप्स लेने लगा और अचानक उसने अपनी फ्रंट किक को शौर्य के चेहरे पर दे मारा। पर शौर्य तभी अचानक हट गया और उसकी किक खा ली गई। फिर एक बार पृथ्वी ने उछलकर शौर्य को एक राउंड हाउस किक मारने की कोशिश की, पर उससे भी शौर्य बच गया। अब पृथ्वी को शक होने लगा कि क्या उसकी मार्शल आर्ट स्किल इतनी कमज़ोर थी कि शौर्य ने उसे इतने आराम से निरस्त कर दिया। तभी शौर्य बोला, पृथ्वी सर, आपकी मार्शल आर्ट स्किल तो सच में काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा। अब मैं भी अटैक करूंगा, उसे रोक कर दिखाए। इतना कहकर शौर्य ने अचानक आगे बढ़ते हुए 2 पंच और एक किक पृथ्वी पर मार दी। अगले ही पल पृथ्वी पंच पड़ते ही उड़कर नीचे गिर गया। शौर्य के तीनों वार पृथ्वी को सही जगह और सही तरीके से लगे थे। पृथ्वी को एक भी अटैक दिखाई भी नहीं दिया और वो सिर्फ 3 पंच में जमीन पर गिर गया। इस बार शौर्य सिर्फ एक आम इंसान की ताकत को ही इस्तेमाल किया था और पृथ्वी का ये हाल हो चुका था। शौर्य ने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ा और झुककर प्रणाम करते हुए बोला, मैं प्राचीन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने वाला योद्धा हूँ, इसीलिए आप बुरा मत मानना, आप मेरे खिलाफ कभी जीत नहीं सकते थे। शौर्य की इस बात में पृथ्वी के लिए एक तंज था। पृथ्वी अपने कपड़े झटकते हुए खड़ा हो गया और बिना कुछ बोले उसने अपने सिटी बजाई और लॉकर रूम की तरफ चला गया। शौर्य ने फिर बच्चों को देखा और बोला, अब आपने देखा ही होगा कि मेरे पास कोई पाउडर बॉडी नहीं है, तो आप लोग अपनी अपनी क्लास में जा सकते हैं। शौर्य ने ग्राउंड पर प्रेजेंट सभी बच्चों को क्लास में वापस भेज दिया। इधर पृथ्वी गुस्से में अपने सामने लटक रही पंचिंग बैग पर एक जबरदस्त घुसा मारता है और दांत पीसते हुए कहता है, शौर्य, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुमने उन टीचर्स को अपने जाल में फंसा लिया जिन पर मेरी नज़र थी, और आज तुमने मुझ पर ऐसे धोखे से वार किया, ये सही बात नहीं। आज इसका हिसाब होकर रहेगा। इतना कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला, मास्टर, आज मुझे एक लड़के ने हराया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। इस बात पर दूसरी तरफ से आवाज़ आए, अरे तू क्या बोल रहा से, तन्ने किसी ने हरा दिया। अरे तू फिक्र ना कर, महारे सारे लड़कों को थारे पास भेज रिया हूँ, उस लड़के को अच्छे से सबक सिखा देना। तभी पृथ्वी बोला, मास्टर, उसकी मार्शल आर्ट मुझसे ज़्यादा बेहतर है, उसने मुझे एक ही झटके में 3 वार करके हरा दिया। अगर हो सके तो वीर जी को भेज देना। क्या है कि एक वही है जो इस लेवल के फाइटर को हरा सकते हैं। उसकी बात सुनकर मास्टर ने हाँ ठीक है कह के फ़ोन काट दिया। फ़ोन बंद होते ही पृथ्वी की आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई देने लगी। शौर्य के बच्चे, अब तू बस शाम होने का इंतजार कर, आज मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू जिंदा भर इस पृथ्वी को याद रखेगा। ऐसा कहते हुए पृथ्वी खुद से ही हंसने लगा। तभी लॉकर रूम के पास से गुजर रही एक फीमेल टीचर ने पृथ्वी की ये हंसी सुनी और वो किसी डरे हुए बिल्ली की तरह चीखते हुए वहां से भाग गई। इधर बड़ी क्लास के कुछ बच्चों ने अपने खिड़की से शौर्य और पृथ्वी की मैच देखी थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने उसे इतनी आसानी से पीट दिया, क्योंकि आज तक स्कूल के अंदर पृथ्वी के मार्शल आर्ट स्किल्स की एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। हर साल पृथ्वी स्कूल को नेशनल लेवल तक लेकर जाता था और आज उसी पृथ्वी सर को शौर्य सर ने हरा दिया था। धीरे धीरे स्कूल छूटने के समय तक ये बात पूरे स्कूल के अंदर फैल गई।
इन मासूम बच्चों के लिए हमेशा जीतने वाला ही हीरो होता है। ऊपर से शौर्य सिर पहले ही सभी के फेवरेट टीचर बन चुके थे और आज उन्होंने स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर का गर्दा उड़ा दिया था। अब फैन फॉलोइंग तो बढ़नी ही थी। उसी शाम स्कूल के सोशल मीडिया पेज पर कुछ स्टूडेंट्स ने पृथ्वी के नाम के मीम बनाकर डाल दिए थे। शाम को जब पृथ्वी ने अपने मीम को देखा तो उसका खून खौल उठा और शौर्य को पीटने का उसका इरादा और भी अधिक पक्का हो गया। इधर शौर्य ने अद्विका को घर की तरफ जाते हुए मिशन और उससे रिलेटेड बातें साफ साफ बता दी थी, जिस वजह से अद्विका, जो अब तक ये समझ रही थी कि आलिया शौर्य के पीछे स्कूल में आई है, अब नॉर्मल हो गई। फिर उसने शौर्य को देखकर सीरियस होकर कहा, क्या मैं भी इस मिशन को ज्वाइन कर सकती हूँ? इस बात पर शौर्य ने थोड़ा सोचा और बोला, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम ज्वाइन हो जाती हो तो पल्लवी की सेफ्टी 100% श्योर हो जाएगी। ऐसा करो, तुम भी आलिया और पल्लवी के साथ रहने चली जाओ और मैं आज रात भर इस पल्लवी के पीछे पड़े लोगों को निपटा देता हूँ। इस बात पर आलिया ने बाकी पत्नियों की तार नहीं कहा कि अपना ख्याल रखना, उसने उल्टा कहा, उन पर थोड़ी दया दिखा देना। शौर्य को उसे ऐसी पत्नी मिली थी, इस पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अद्विका को अपने करीब खींचा और उसके होंठों पर एक किस करके उसने गाड़ी बगल में रोक दी और अद्विका को अपनी गाड़ी लेकर आलिया के पास जाने के लिए कह दिया। उसके बाद वह खुद अपनी बुलेट लेकर आराम से विराज के ऑफिस की तरफ जाने लगा। जब शौर्य ने शहर का बत्ती नाका क्रॉस किया तो तभी वहां खड़े आदमी ने तुरंत फोन पर किसी से कहा, वो अभी अभी बत्ती नाका क्रॉस करके निकल गया है, रेडी रहना। इधर शौर्य जब सुनसान सड़क पर पहुंचा तो अचानक एक डंडा आया और उसकी बुलेट के व्हील्स में फंस गया। पर शौर्य की बुलेट बिल्कुल भी नहीं हिली और वहीं रुक गई। आम केसेस में ऐसा होने पर गाड़ी को उलट जाना चाहिए था, पर शौर्य की गाड़ी टस से मस नहीं हुई। उसकी गाड़ी रुकते ही तेजी से कुछ गुंडे दौड़कर शौर्य को घेर कर खड़े हो गए। सभी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सभी लोग किसी अखाड़े के पहलवान होंगे, क्योंकि उन सभी के कान फूटे हुए थे। शौर्य ने उन्हें देखकर एक मुस्कान बिखेरी। शौर्य को अच्छे से मालूम चल गया था कि ये सभी लोग कौन थे, क्योंकि उसने दूर से ही वहां खड़ी एक गाड़ी में पृथ्वी को देख लिया था। शौर्य तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और आराम से बोला, देखो भाइयों, तुम सब लोग मेरे लीग से अभी बहुत दूर हो, क्योंकि मैं ऐसे छोटी मोटी फाइट्स नहीं करता। तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एक बार मैं शुरू हो गया तो तुम्हारी सारी पहलवानी निकाल कर रख दूंगा। शौर्य की बात सुनकर सभी लड़के उस पर हंसने लगे थे, तो शौर्य को भी अब थोड़ी चिढ़ हुई और उसने आगे बढ़कर पास के ही पहलवान के कान के नीचे चमत्कार कर दिया और वह पहलवान वहीं गिर गया और उसके बाद उठा नहीं। यार देखा तुमने, मेरे एक ही हाथ में तुम्हारे दोस्त की क्या हालत हो गई। तो भगवान के लिए तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मेरा रास्ता मत रोको, शौर्य ने विनती करते हुए कहा था। पर इन पहलवानों ने अब पीछे हटने की बजाय अपने हाथ ऊपर सरका लिए और एक साथ शौर्य पर झपट पड़े। पर शौर्य जानता था कि ये सभी लड़के किसी अखाड़े से आते हैं और इनमें से एक भी बुरा नहीं है और एक ने भी कोई पाप नहीं किए है। इस वजह से शौर्य ने उनमें से किसी को भी ज़्यादा गहरी चोट ना लगे इसका ध्यान रखते हुए खुद को किसी ग्राप्लर की तरह खड़ा किया और एक एक को उसने उठाकर दूर फेंक दिया, पर उसके फेंकने का तरीका बिल्कुल जुजुत्सु की तरह था, जिस वजह से उन पहलवानों को ज़्यादा चोट नहीं लगी पर वो लोग बेहोश हो गए। शौर्य ने अकेले उन सभी को कुछ ही सेकंड्स में निपटा दिया। शौर्य को इस तरह लड़ता देख पृथ्वी बोला, ओ तेरी, ये तो जुजुत्सु इस्तेमाल कर रहा है। तभी उसके बगल में बैठे आदमी ने पृथ्वी के सिर पर एक जोरदार लाफा मारा और बोला, बेवकूफ़, वो कोई जापानी दांव ना होवे, यो तो कुश्ती के पुराने दांव है जो राजा महाराजाओं के समय में खेले जाते थे। और उस छोरे ने हमारे एक भी पहलवान को चोट नहीं लगने दी और एकदम सफाई से उनके मर्म बिंदुओं को दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया है। लगता है पृथ्वी, तूने हमसे कुछ छुपाया है। उस आदमी की बात सुनकर पृथ्वी के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी और बोला, वीर जी, वो लड़का मेरे ही स्कूल में एक टीचर है और मैंने उसे आज ऐसे ही चैलेंज कर दिया और उसने मुझे हरा दिया था। ये सुनकर वीर जी ने एक थप्पड़ पृथ्वी को जड़ दिया और बोला, तो इसी वजह से उस्ताद ने मुझे इसे मारने भेजा था। अब तू तो यो जानता है कि उस्ताद कितने गर्म दिमाग के हैं, तो थारे को क्या जरूरत थी उन्हें ये बताने की। वो तो हर बात पर बिना जाने लड़कों को लड़ने भेज देवे है, पर तुझे समझना चाहिए कि हमारा अखाड़ा खिलाड़ी तैयार करता है, कोई गुंडे नहीं। ये तेरा मार्शल आर्ट क्लब नहीं है जहां तू उस्ताद से कहकर लड़के बुलवा लेगा। वीर जी की बात सुनकर पृथ्वी आगे कुछ कहने वाला था, तभी शीशे के ऊपर एक हल्की दस्तक हुई। पृथ्वी ने जब उस पार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां शौर्य मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो शौर्य ने मुस्कुराते हुए पृथ्वी को देख और बोला, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, तुम अपनी ये बच्चों जैसी हरकतें कब बंद करोगे? और मेरे साथ लड़ने के लिए इन कॉलेज स्टूडेंट्स को तू लेकर आ गया। यार, तू मेरे स्टैंडर्ड को इतना कैसे हल्के में ले सकता है? तू अपनी कला का उपयोग सिर्फ कंपटीशन में मेडल लेने के लिए करता है, पर मैं उससे लोगों की जान लेता हूँ। आज तुझे पता है मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया था। अगर मेरा मूड खराब होता तो ये बच्चे बेमौत मरे जाते।
अब इन बच्चों को यहाँ से लेकर जा और आगे से ऐसी हरकत मत करना वरना इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि तू उसे झेल नहीं पाएगा। जब शौर्य ये कह रहा था उस वक्त उसका किलिंग इंटेंट उसकी आभा से लीक हो रहा था, जिसे महसूस करते ही वीरजी और पृथ्वी पसीने से लथपथ हो गए। अपनी बात कहने के बाद शौर्य वहां से चला गया था पर पृथ्वी और वीरजी अभी भी ट्रांस में वहीं बैठे रहे। जब उन्हें होश आया तो दोनों हड़बड़ाकर गाड़ी से उतरे और अपने पहलवानों को वहां से लेकर निकल गए। क्या शौर्य और अद्विका पल्लवी को सही सलामत रख पाएंगे? क्या आज रात इन एजेंट्स को करना पड़ेगा शौर्य से सामना? क्या विराज और इशिका के आने से एजेंट्स पीछे हट जाएंगे? 278 ब्रह्मास्त्र ऑन दी मूव। आज शौर्य को पृथ्वी ने स्कूल में फाइट के लिए चैलेंज किया और उसके हाथों पीट गया, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने अखाड़े के लड़कों को शौर्य को मारने के लिए बुलाया था, मगर वो सभी लड़के अखाड़े के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने सिर्फ शौर्य को सिर्फ पीटने के इरादे से ये किया था, जिस वजह से शौर्य ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और विराज से मिलने के लिए निकल गया। इधर पूरा शहर हाई अलर्ट पर था, क्योंकि विराज को आलिया ने पहले ही कांटेक्ट करके सब कुछ समझा दिया था। दूसरे देशों के लिए काम करने वाले एजेंट्स आज शहर में आ चुके थे, पर वो सब भारतीय लोगों में अच्छी तरह घुल मिल गए थे, क्योंकि ज़्यादातर देशों को पता चल चुका था कि ये भारतीय लोग उनके गोरे और काले एजेंट्स को देखते ही पहचान जाएंगे, तो उन्होंने अपने भारतीय मूल के या उनकी तरह दिखने वाले एजेंट्स को ही उन्होंने इस मिशन पर भेजा था। इस वजह से आज विराज परेशान हो चुका था। इधर अद्विका स्कूल के हॉस्टल पर आलिया के पास पहुंच चुकी थी। इस कमरे में आलिया और पल्लव एक साथ रुकी थी। अद्विका को अपने सामने इस वक्त देखकर आलिया थोड़ा हैरान हुई, पर तभी आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यहाँ शौर्य ने तुम लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा है और मैं आज से यहीं रुकने के लिए आई हूँ। जब आलिया ने ये सुना तो वो तपाक से बोली, शौर्य ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तुम्हें ये सीक्रेट इंटेल्स कैसे बता दी? इस वजह से हमारा मिशन कॉम्प्रोमाइज सकता है। आलिया की बात सुनकर अद्विका ने धीरे से उसे बगल में किया और अंदर आते हुए बोली, लगता है आप मेरी पुरानी पहचान भूल गई हो आलिया। आलिया को तब जाकर याद आया कि अद्विका भी एक आर्मी मेडिकल डॉक्टर रह चुकी है, पर साथ ही उसने कई टेररिस्ट को भी एनकाउंटर में मार दिया है। आलिया ने फिर भी कहा, मैं जानती हूं कि आप एक ट्रेंड आर्मी ऑफिशियल थी, पर इस बार हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो बेस्ट में भी बेस्ट होते हैं। ये सुनकर अद्विका मुस्कुराए और बोली, वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगी या नहीं, फिलहाल चलो खाना बनाते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर अद्विका ने एक शरारती मुस्कान पल्लवी को दी और किचन की तरफ चली गई। आलिया को दिया हुआ कमरा एक स्टाफ क्वार्टर थी, तो इसके अंदर सारी सुविधाएं होना आम बात थी। पर तभी आलिया अद्विका के पीछे आते हुए बोली, पर अद्विका हमने अभी तक सब्जियां नहीं लाई है, तो हम दोनों आज सिर्फ मैगी से काम चलाने वाले थे। ये सुनकर अद्विका ने एक बार पलटकर आलिया को देखा और बोली, क्या तुम मैगी खाकर एजेंट्स का सामना करने का सोच रही हो? अगली लड़ाई लड़ने के लिए पेट में उचित मात्रा में और सही खाना होना जरूरी होता है। तुम सब्जियों की चिंता मत करो। इतना कहते ही अद्विका ने अपनी रिंग से ढेर सारी शौर्य ने लाई हुई डायमेंशन की सब्जियां निकालकर सामने किचन टेबल पर सजा दी। उसके बाद उसने किसी मशीन की तरह सब्जी को साफ किया और उसे गैस पर पकाने के लिए चढ़ा दिया। आलिया जो अद्विका को काम करते हुए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आलिया ने ऐसा जादू सिर्फ शौर्य को ही करते हुए देखा था। तभी अद्विका शरारती मुस्कान के साथ आलिया को देखते हुए बोली, शौर्य की बीवी होने का यही फायदे है। आलिया को अद्विका की बातों में उसके प्रति तंज भी समझ आ रहा था, फिर भी आलिया ने इस बात पर अद्विका से कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। इधर खाना भी अच्छे से पक चुका था। अद्विका ने उसे चूल्हे से नीचे उतारा और बाहर हॉल में लेकर आ गई। वहीं आलिया भी पीछे से थालियां और प्लेट्स लेकर बाहर के कमरे में आ गई। तीनों लड़कियों ने उसके बाद बैठकर अपने अपने लिए खाना ले लिया और उसे स्वाद से खाने लगी। वहीं उस हॉस्टल बिल्डिंग से दूर एक स्नाइपर आलिया के ऊपर अपना निशाना साधे हुए था। उस स्नाइपर ने अपनी बंदूक के अंदर गोली डाली और हवा का रुख देखकर थोड़ा एडजस्ट किया और फिर अपनी हॉट बिट को स्टेबल करते हुए उस आदमी ने अपनी स्मार्ट वॉच को देखा, फिर उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी और एक बैंग आवाज के साथ गोली उसके बंदूक से निकल गई। इस वक्त कमरे के अंदर लाइट्स चालू थी और खिड़की का पर्दा थोड़ा एक बगल में हटा हुआ था, पर खिड़की की कांच बंद थी, पर टू वे कांच होने की वजह से गोली सीधा कांच में छेद करते हुए आलिया की तरफ आ गई। जैसे ही गोली आलिया के सिर को भेदने वाली थी तभी अच्छा एक हाथ बीच में आ गया और उसने गोली पकड़ ली। स्नाइपर अपने स्कोप से ये सब देख ही रहा था और ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि उसे सिर्फ एक साया गोली के रास्ते में आते हुए दिखा और गोली को लेकर गायब हो गया। तभी स्नाइपर को अपने ऊपर किसी की नज़रों एहसास हुआ और जब स्कोप से उसने देखा तो पाया कि अद्विका की आंखें उसके ऊपर ही थी। स्नाइपर की आंखें अद्विका से मिली तो उसने अद्विका के चेहरे पर एक मुस्कान देखी जो बेहद डरावन लग रही थी। इधर आलिया और पल्लविया जो कुछ भी हुआ उस बात से बिल्कुल अनजान थे। अद्विका ने अपने हाथ की गोली को अपनी 2 उंगलियों में इस तरह पकड़ा मानो उसने उसे किसी टॉस की तरह पकड़ा हो। अगले ही पल अद्विका ने बाकी किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही गोली को वापस उस दिशा की ओर टॉस कर दिया।
गोली खिड़की के कांच के उसी होल से बाहर निकल गई और सीधा उस स्नाइपर के सिर में घुस गई। स्नाइपर को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। उसके बाद अद्विका ने अपना ध्यान खाना खाने पर लगा दिया और दोनों लड़कियों को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। इधर कुछ समय बाद उस स्नाइपर के मोबाइल पर फ़ोन आया, पर उसे उठाने के लिए वह स्नाइपर जीवित नहीं था। कुछ कॉल जाने के बाद दूसरी तरफ के लोग समझ गए कि कुछ अनहोनी हुई है। उन्होंने तुरंत अपना कनेक्शन कट कर दिया। इधर शौर्य भी विराज के पास पहुंच गया था। विराज बहुत ज़्यादा ट्रेंडी में था, क्योंकि विराज के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि शहर में दुनिया के सारे यूरोपियन, अमेरिकन और चाइनीज एजेंट्स पहुंच चुके थे और विराज उन्हें अभी तक ट्रैक नहीं कर पा रहा था। जब विराज ने शौर्य को अपने सामने देखा तो उसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया था। विराज ने शौर्य का हाथ अपनी हाथों में पकड़ा और बोला, ओह प्रभु, मेरे भाई, मेरे तारनहार, आज मुझे इस संकट की घड़ी में मदद कर दो और इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाओ। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, तथास्तु वत्स, अब मैं आ गया हूं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी हर वो संभव मदद करूंगा। शौर्य की बात सुनकर विराज अपना टेंशन भूल गया और दोनों उसके बाद ठहाका मारकर हंसने लगे। इस वक्त पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट टेंशन में बैठा था, पर विराज और शौर्य इस तरह से हंसे जा रहे थे, ये बात वहां मौजूद किसी को भी पसंद नहीं आई। तभी इशिका भी वहां आ गई तो शौर्य ने झुककर उसका आशीर्वाद लिया और बोला, और भाभी जी, क्या खबर है आपके पास? इशिका के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, पर शौर्य को अपने सामने देखकर उसने भी मजाकिया अंदाज में कहा, इस शहर में अब इतने सारे बाराती आए हैं कि उनका नियोजन करना भी मुश्किल हो रहा है। तभी शौर्य बोला, तो फिर उन सभी बारातियों को एक ही मंडप का एड्रेस दे दो और शादी के लिए वहीं आने के लिए कह दो, ताकि मेहमान नवाजी हम उनकी अच्छे से और तबीयत से कर पाएंगे। ये सुनकर विराज और इशिका के भाव सख्त हो गए। शौर्य, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा करेंगे तो? तभी शौर्य बोला, बस ऐसा ही करो और बाकी का काम मुझ पर और अद्विका पर छोड़ दो। शौर्य की बात सुनकर विराज ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को मैसेज भेज दिया। अगले ही पल दूसरी तरफ से विराज के मैसेज पर थम्स अप का इमोजी मिला। विराज ने मैसेज दिखाते हुए कहा, काम हो चुका है, बस कल ये सारे बाराती दिए हुए पाते पर एक साथ पहुंच जाए। इधर बाहरी देशों के एजेंट्स ने अपने बीच एक गठबंधन बना लिया था। उन्हें किसी भी हाल में भारत के इस खतरनाक स्पेस प्रोग्राम को बंद करना ही था, वरना भारत इस दुनिया का ऐसा देश बन जाएगा जो बिना अपनी सेना को सीधे उस देश में भेजे ही दुनिया के किसी भी देश को रातों रात तबाह कर सकता था। ऊपर से भारतीय साइंटिस्ट्स का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, जिस वजह से पूरी दुनिया सख्ते में थी। वही देश के प्रधानमंत्री पर भी बाहर से आर्थिक सेक्शंस लगाने की धमकियां आ रही थी और उन पर तरह तरह के दबाव तंत्र का उपयोग करके प्रेशर बनाया जा रहा था। देश की जनता को इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था, पर इसी देश का खाकर दूसरे देश का गंगा गाने वाली कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने जानबूझकर इस बात को सोशल मीडिया में फैलाना चालू किया और नए नए हैशटैग चलाकर सरकार को पूरी दुनिया के सामने घसीटने की कोशिश की। देर रात को अचानक सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के गठबंधन में हलचल मच गई थी। इसका कारण भी ऐसी खबर थी जिसे सुनकर सभी लोगों के चेहरों पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। इधर कुछ लोग बेंगलुरु में मुकुंद राजन के परिवार को पकड़ने के लिए पहुंच गए थे, पर उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। पर उन्हें भी वही खबर अपने एजेंसीज द्वारा मिली और वो लोग तुरंत सीधा उस जगह की ओर निकले जिसका जिक्र उस खबर में था। दूसरे दिन सुबह शौर्य पुलिस स्टेशन में ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि विराज और उसके सारे टीम मेंबर्स अभी भी अपने काम में लगे हुए थे। शौर्य को जागते हुए देखकर इशिका ने उसके सामने कॉफ़ी का मग रखा और बोली, देवर जी, आज आपको बहुत सारा काम करना है, तो फ्रेश हो जाओ और ये 2 घूंट कॉफ़ी के पी लो। इशिका की बात सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए उठकर फ्रेश होने चला गया। फिर उसने फ्रेश होकर वापस आकर कॉफ़ी का मग लिया और उसे पीते हुए विराज से बोला, विराज, आज तुम्हारा डिपार्टमेंट पूरी तरह ऑफलाइन होगा, तुम लोग आज अपने ऑफिस में बैठकर आराम करना। इतना कहकर शौर्य मन में कुछ सोचते हुए बाहर निकल आया। ऑफिस बाहर आते हुए ही उसने पहने कपड़े अपने आप बदल गए और वह एक फॉर्मल ड्रेस में स्कूल की तरफ अपनी बुलेट पर बैठकर निकल गया। जब शौर्य स्कूल पर पहुंचा तो उसने अद्विका और आलिया को ऐसा कुछ बताया जिससे दोनों के भाव सख्त हो गए और अद्विका ने तुरंत कहा, मैं अभी प्रिंसिपल मैडम से ये बात शेयर करती हूँ ताकि वो भी निश्चिंत होकर हमारा साथ दे सके। शौर्य ने उसके बाद स्टाफ रूम में जाकर अपना समय वहीं किताबें पढ़ने में बीता दिया। वहीं स्कूल से कुछ दूरी पर कई सारे एजेंट्स एकत्रित हुए थे और वो सभी लोग एक नक्शे को अपने सामने रखकर अपनी प्लानिंग बना रहे थे। उनके सामने नक्शे को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा था और एजेंट्स को भी उन्होंने 4 ग्रुप में बांट दिया था। हर एक ग्रुप को अलग अलग जिम्मे दी गई थी। यहाँ फ्रंटलाइन, कवर, एग्जीक्यूशनर और टेक सपोर्ट टीम बन चुकी थी। इन सभी ने अपने काम को इस तरह से प्लान किया था कि इसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इधर रॉ और एनआईए के लोग एक साथ शहर के एक खुफिया जगह पर एकत्रित आकर किसी चीज़ पर बहस कर रहे थे। एक एजेंट गुस्से से बोला, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे कि इस वक्त उन एजेंट्स ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है, वो किसी भी समय अपना मिशन शुरू कर सकते हैं।
हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेनी चाहिए। तभी और एजेंट ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ इन्होंने सही कहा, अगर हमने इस काम में और देर कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में क्या हुआ था। हम वो वाकया भारत में कभी नहीं होने दे सकते। तभी एक बूढ़ा आदमी जो NIA का डेप्यूटी चीफ था थोड़ा नाराज होते हुए बोला, ये कैसा एजेंट है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले लेने की बात कर रहा है। वो कोई भगवान नहीं है और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर्स है जो वो अकेले इतने सारे हाईली ट्रेंड लोगों को अकेले संभाल पाए। तभी एक महिला अधिकारी अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोली, आखिर है कौन वो? वो खुद को क्या समझता है? क्या उसे पता नहीं कि ये कितना सीरियस मामला है? उसी वक्त एक लाइटर जलने की आवाज़ होती है और कैलाश अपने मुंह में दबी सिगरेट जलाते हुए कहता है, द ब्रह्मास्त्र ऑफ और एजेंसी इज द पर्सन हु प्लान दिस थिंग। अगर आपको उस पर डाउट है तो खुद जाकर उससे बात करो। कैलाश के मुंह से एजेंसी का ब्रह्मास्त्र नाम सुनकर सभी के चेहरे अचानक सख्त हो गए, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई एजेंसी के ब्रह्मास्त्र को कैसे नहीं जानता। वो सब तो उसके फैन है। और जब कैलाश ने ये बताया कि वो खुद वहां बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़ा है तो उन्हें अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स ने एक गहरी सांस ली और रिलैक्स होकर बैठ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर से किसी ने भारी बोझ हटा दिया हो। इधर दूसरे देशों के सारे एजेंट शहर से बाहर जाने वाले रास्ते से अलग अलग गाड़ी में बैठकर अपने काम को अंजाम देने निकल चुके थे। वहीं पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के अंदर बैठकर विराज सर्व टीम भी शांति से बिष्ट शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों की CCTV फुटेज देख रहे थे। इधर स्कूल की मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास की छुट्टी हो गई और हर कोई अपने घर के लिए निकल गया। तो कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे वो लोग हॉस्टल की तरफ चले गए। उसी वक्त दोपहर के शिफ्ट के स्टूडेंट्स भी स्कूल के अंदर दाखिल हुए और हॉस्टल के बच्चे भी अंदर आ गए। इस वक्त शौर्य स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम के अंदर पहुंच चुका था। आज प्रिंसिपल मैडम से उसने यहां आने की परमिशन ले ली थी। वहीं अद्विका स्कूल के बाहर चारों तरफ कुछ आध्यात्मिक पत्थरों को फेंक रही थी। वहीं आलिया भी पल्लवी के क्लास में आ चुकी थी। पर इस पूरे वाक्य में एक आदमी सबसे ज्यादा डरा हुआ था और वो था पृथ्वी। उसे सिर्फ शौर्य की वो खतरनाक आंखें सोने नहीं दे रहे थे। तो असल में शौर्य ने बनाया हुआ प्लान क्या है? क्या विराज इन विदेशी एजेंट्स से मिला हुआ है? ऐसी क्या बात थी कि सारे एजेंट्स इस वक्त एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे? क्या ये लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे या शौर्य अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा? 279 Bring the action. I repeat about the mission. The mission is compromised. I repeat, we need immediate support. We are facing the god of death. We need immediate extraction. Agent, what the hell is going on there? You are supposed to kidnap that girl and get out from there successfully. No, it's impossible to kidnap that girl. The Brahmastra is on the move. That butcher is guarding the damn girl. Please take us away from here. Any second he will come for us. I repeat, we need immediate extraction right now. बैंग बैंग एंड देन थर्ड। एक एजेंट अपनी वायरलेस पर जोर जोर से चीख कर मदद की गुहार लगा रहा था। वो खुद इतना डरा हुआ था कि वो बार बार अपने सीनियर से उसे और उसके साथियों को बचाने की बार बार मांग कर रहा था और मिशन को खारिज करने की मांग कर रहा था। उसकी बातों से ये साफ पता चल रहा था कि वो किसी ब्रह्मास्त्र की बात कर रहा था और वो ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं शौर्य ही था। पूरी दुनिया की एजेंसीज ने पिछले कई दिनों से शौर्य के किसी भी एक्शंस और मिशन के बारे में नहीं सुना था, तो उन्होंने शौर्य को अपने हिसाब में पकड़ा ही नहीं और वो लोग भारत में मिशन पर आ गए। पर उन्हें क्या पता था कि शौर्य उन्हें उनके सामने मिलेगा। इन सभी घटनाओं की शुरुआत हुई थी स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम से। जैसे ही दोपहर के शिफ्ट के बच्चे क्लासरूम के अंदर चले गए तो स्कूल असेंबली जिस ब्रॉडकास्ट रूम से की जाती थी वहां अचानक शौर्य पहुंच जाता है और माइक को कंट्रोल में लेकर वहां असेंबली के लिए आए बच्चों को सीधा उनके क्लास के अंदर जाने के लिए कह देता है। उसके बाद शौर्य अपने मजाकिया अंदाज में कहता है, तो बच्चों, आज असेंबली की जगह आपको कुछ और ही देखने के लिए मिलेगा। ये आपके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। बस आपको अपने क्लास में लगे डिजिटल बोर्ड पर इस घटना को चुपचाप देखना है और उसका मजा लेना है। आज हम आपको एक रेस्क्यू ड्रिल लाइव दिखाने वाले हैं और आपको अपने क्लास टीचर्स के साथ अंदर बैठकर इसे देखना है। इस ड्रिल के अंदर मैं हूं आपका प्रोटेक्टर और मेरे साथ मेरी हीरोइन होंगी आपकी फेवरेट अद्विका मैडम। तो दिल थाम कर बैठिए और चाहे जो भी हो जाए आप अपनी क्लास की खिड़कियों को नहीं खोलेंगे। साथ ही आपको अपना पूरा ध्यान अपने सामने लगे डिजिटल बोर्ड पर देना है। इतना कहकर शौर्य ने अपने सामने लगे ड्रोन कैमरों को सिस्टम की मदद से हवा में उड़ दिया और उसके बाद स्कूल की इमारत को हर एंगल से कवर कर दिया। उसके बाद शौर्य ने अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई और एक हरे रंग का बैरियर स्कूल के चारों तरफ बना दिया। शौर्य के ऐसा करते ही पूरी की पूरी स्कूल बिल्डिंग उस बैरियर के अंदर समा गई। उसके बाद सभी क्लास के अंदर के डिजिटल बोर्ड्स चालू हो गए और सभी बच्चों ने अपने सामने लगी स्क्रीन पर आसमान से स्कूल बिल्डिंग को देखना शुरू किया। जब सामने लगे डिजिटल बोर्ड्स पर स्कूल का नज़ारा दिखाई दे रहा था
तभी सभी को उस वीडियो के अंदर से शौर्य की आवाज़ आना शुरू हो गया। बच्चों, कुछ सालों पहले कुछ आतंकवादियों ने एक स्कूल के अंदर घुसकर वहां पढ़ रहे बच्चों पर ही सीधा हमला बोल दिया था। इस हमले में कई सारे मासूम बच्चे मारे गए थे। आज उसी के धरती पर हमने एक ऐसी ही लाइव मूवी आपके लिए बनाई है और जिसके अंदर कुछ आतंकवादी स्कूल के ऊपर हमला कर देते हैं, पर मैं तुम्हारा सबसे फेवरेट टीचर किस तरह से इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। उसके बाद शौर्य ने बाहर के कैमरों और स्पेशल इफेक्ट की प्रोग्राम को एक्टिवेट कर दिया। शौर्य ने तभी सभी बच्चों को आगे कहा, इस फिल्म में दिखाई जाने वाले सभी पात्र और एक्शंस काल्पनिक है और इन्हें दोहराए नहीं, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से AI द्वारा निर्मित है। जब सभी लोगों ने ये सुना तो उनका मुंह उतर गया। तभी एक लड़के ने स्क्रीन की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, देखो, आतंकवादी स्कूल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चों का ध्यान तुरंत स्क्रीन की तरफ गया। बच्चों ने देखा कि अपने मुंह को छुपाए हुए कुछ लोग चूल के चारों दिशाओं से स्कूल की तरफ आ रहे थे। उन सभी के हाथों में मशीन गन थी और उनकी आंखों में खूनी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। वहीं बच्चों की नज़र अचानक सीन बढ़ाने पर शौर्य की ओर गई। शौर्य ने अपने दोनों हाथ फैलाए थे और धीरे धीरे उसके शरीर पर काले रंग के सूट ने फॉर्म करना शुरू कर दिया था। वो सूट किसी सुपरहीरो के सूट की तरह दिख रहा था। शौर्य के पूरे शरीर को सूट ने कवर किया और धीरे धीरे शौर्य के माथे पर त्रिपुंड नजर आने लगे जो सुनहरे रंग से चमक रहे थे। बच्चों ने जब ये देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। ऐसी स्पेशल इफेक्ट वाली मूवी उन्होंने पहली बार देखी थी। इधर सिस्टम एक खाली क्लासरूम के अंदर बैठकर अपने सामने कई सारी स्क्रीन्स एक साथ शफल कर रही थी और उसे एडजस्ट कर रही थी। होस्ट, तुम्हारे इस सुपरहीरो वाले ड्रामे के लिए तुम मुझसे ऐसी गधा मजदूरी नहीं करवा सकते। ये चीटिंग है। मुझे इसके बदले ढेर सारे जंक फूड खाने हैं। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, ठीक है मेरी दादी, मैं तुझे बहुत सारा जंक फूड जरूर खिलाऊंगा। उसके बाद शौर्य के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए, क्योंकि फ्रंटलाइन की टीम स्कूल कैंपस में एंटर हो चुकी थी। सारे एजेंट्स कलाबाजियां खाते हुए तेजी से खुद को छुपाते हुए स्कूल बिल्ड की ओर बढ़ रहे थे। वही कैमरे पर बच्चों ने देखा कि स्नाइपर्स की एक टीम दूर से बिल्डिंग के ऊपर निशाना लगाकर बैठी है और कुछ दूरी पर कुछ वैन थी जिसके अंदर कुछ लोग कंप्यूटर के आगे बैठकर सभी चीज़ों पर नज़र रख रहे थे। पर उन्हें अभी तक कुछ भी अजीब नहीं लगा। बस एक बात उन सभी को खटक रही थी और ये थी, सभी क्लास की खिड़कियों को पर्दे से ढका हुआ था, जिस वजह से उन्हें ये सारी बात थोड़ी अजीब लग रही थी, पर अब उस बारे में सोचने का उनके पास समय नहीं था। फ्रंटलाइन टीम आगे थे तो एक टीम जो पल्लवी को किडनैप करने वाली थी वो स्नाइपर्स और उनके बीच के कवर में धीरे धीरे स्कूल बिल्डिंग की ओर जा रही थी। कुछ ही देर में फ्रंटलाइन टीम बिल्डिंग के लॉबी में एंटर हुई और उसके पीछे किडनैपिंग करने वाली टीम फुर्ती से अंदर चली गई। पर जैसे ही फ्रंटलाइन टीम कॉरिडोर में पहुंची, उनके सामने एक लड़का काले कपड़े पहनकर खड़ा था। उन्होंने तुरंत उस पर अपनी बंदूकें तानी, पर तभी वह लड़का तेजी से दीवार के ऊपर आड़ा चलते हुए सेली की तरफ उल्टा हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि ड्रोन कैमरों को ये सीन स्लो मोशन में दिखाना पड़ा। बच्चों ने जब ये सीन देखा एक साथ शोर मचाना शुरू किया। तभी उस लड़के ने आगे बढ़कर हवा में उल्टे चलते हुए आगे जाकर तेजी से अपने सामने खड़े लोगों पर हमला कर दिया। ये शौर्य था जो अपने नए सुपरहीरो वाले अवतार में था। शौर्य ने अपने पहले ही वार में सीलिंग पर लटकते हुए ही एक एजेंट की गर्दन को पकड़ा और उसे घुमा दिया। गर्दन टूटने के क्रैक की आवाज़ हुई और वह एजेंट सीधा जमीन पर बेजान होकर गिर गया। ये देखकर बाकी एजेंट्स ने तेजी से शौर्य पर गोलियों बरसाना शुरू किया, पर शौर्य अचानक छत से गायब हो गया। अगले ही पल शौर्य उन लोगों के बीच था। शौर्य ने अपने हाथों और पैरों को एक उचित दिशा में मोड़ लिया और उसके बाद उन एजेंट्स को कुछ समझ आए उससे पहले ही उसके वार सभी के ऊपर एक के बाद एक होकर बरसने लगे। कुछ ही पलों में सारे एजेंट्स जमीन पर बिखर गए थे। शौर्य ने उसके बाद उन एजेंट्स की एक बंदूक उठाई और किसी प्रोफेशनल शूटर की तरह बंदूक को सेट किया और उसने जिंदा बचे घायल एजेंट्स को उसने थोप दिया। वहीं एजेंट्स के शरीर पर लगे कैमरे से टेक टीम ने शौर्य का चेहरा देखा और उसे अपनी डेटाबेस में सर्च किया। कुछ ही देर में उनके सामने शौर्य की जानकारी आ गई। उसमें शौर्य की तस्वीर थी और आगे एक ही शब्द लिखा था, ब्रह्मास्त्र। ये देखते ही टेक टीम के लोगों के हाथ पैर ठंडे हो गए। इधर तब तक किडनैपिंग की टीम पल्लवी के क्लास के सामने पहुंच गई थी और सभी बच्चे स्क्रीन पर ये सब ध्यान से देख पा रहे थे। उन एजेंट्स में से एक ने आगे बढ़कर उस रूम के दरवाजे पर जोरदार किक मारी और अपनी गन को सामने तानते हुए बोला, हाथ ऊपर वरना तुम्हें भून दिया जाएगा। पर जब उसने अपने सामने देखा तो उसके सामने एक टाइट ड्रेस में अद्विका उसे एक कातिलाना नज़रों से देख रही थी। इधर जैसे स्क्रीन पर बच्चों ने अद्विका को देखा, सभी जवान लड़के उछल उछल कर चिल्लाने लगे और कुछ तो ने तो सीटियां बजाना शुरू किया। वहीं पृथ्वी भी एक क्लासरूम के अंदर से ये देख पा रहा था। उसकी क्लास बराबर उस जगह थी जहां शौर्य उन लोगों को मार रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, पर जब उसने अपने सामने मरे हुए लोगों की लाशें देखी उसकी हालत एकदम से खराब हो गई। तभी स्क्रीन पर अद्विका की आवाज़ सुनाई दी, सरप्राइज। तभी बड़ी क्लास के बच्चों ने उसके वाक्य को पूरा करते हुए कहा, मदरफक।
जब लड़कियों ने लड़कों को ऐसा कहते हुए सुना तो उन्होंने कानों पर हाथ रख लिए थे। पर अद्विका ने असल में आगे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अद्विका को अपने सामने देखकर उस एजेंट ने उस पर तुरंत गोली चला दी, पर अद्विका बिजली की तेजी से उस एजेंट के सामने आए और अगले ही पल उसने अपने हाथों से उस एजेंट के हाथों की गन को खोलकर रख दिया और वो एजेंट कुछ समझ नहीं पाया, पर तभी अखरोट फूटने जैसी आवाज़ हुई और वह एजेंट अपने दोनों पैरों के बीच के हिस्से को पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी पीछे से आए रहे एजेंट्स ने भी तुरंत अद्विका पर गोली चला दी, पर अद्विका ने उस नीचे बैठे एजेंट को उसकी बालों से पकड़कर उठाया और उनती हुई गोलियों के सामने कर दिया। कुछ ही पल में वो उन एजेंट्स की गोलियां उनके सामने खड़े उस अधमरे एजेंट के शरीर में लग गई और उसका शरीर गोलियों से छलनी हो गया। आज वैसे भी थोड़ा रक्तपात का सीन इस उम्र के बच्चों को डराने वाला नहीं था, क्योंकि लगभग सभी बच्चे 16 साल के ऊपर या 16 साल के थे। वहीं निचली क्लास में जो स्ट्रीम हो रहा था वो एक एनिमेटेड वर्जन स्क्रीन पर दिख रहा था और खून की जगह हरे रंग का धुआं निकल रहा था, ताकि इससे बच्चों के मन पर प्रभाव ना हो। इधर फ्रंटलाइन टीम के एक ग्रुप को शौर्य ने खत्म कर दिया था। वो तुरंत तेजी से स्कूल की बाएं ओर चला गया और देखा कि बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर कई एजेंट्स तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। शौर्य ने अपने हाथ में एक बॉल उठाया और तेजी से दौड़कर ड्रिबलिंग करते हुए उन एजेंट्स की तरफ गया। उसने एक झटके से पहले एजेंट के सीने पर बॉल को बाउंस किया और उसके बाद उसने उस उछाले हुए बॉल को हवा से ही उसी एजेंट के सिर पर मार दिया। उस एजेंट का सिर बॉल के इम्पैक्ट से पिचक गया और वो ढेर हो गया। तभी उस टीम के एक मेंबर ने शौर्य पर बंदूक तानी और निशाना लगाते हुए उसने गोली चला दी, पर तभी शौर्य ने किसी सुपर एक्शन स्टार की तरह खुद को हवा में उछलते हुए फ्लिप मारी और अपने हाथों को जमीन पर टिकाया और अपने दोनों पैरों को जोड़कर उस एजेंट के ठुड्डी पर लात मारी। वो एजेंट हवा में उछल गया और सीधा बास्केट रिंग की ओर चला गया। अगले ही पल स्टूडेंट्स ने देखा कि वह एजेंट सीधा बास्केट के अंदर सिर के बल गिर गया और रिंग को पार करके नीचे अपने सिर के बल गिरकर ढेर हो गया। बाकी एजेंट्स को अब रिएक्ट करने का समय मिल गया था और उन्होंने तुरंत अंधाधुंध शौर्य पर गोलियों बरसानी शुरू की। तभी स्क्रीन पर सीन चेंज हुआ और बच्चों ने देखा कि उनकी खूबसूरत टीचर किसी एक्शन हीरोइन की तरह उछलकर किक्स पंचेश मारकर दुश्मनों को खत्म कर रही थी। उसके एक एक गुस्से में एक एक आदमी ढेर हो रहा था, पर आज उसने कुछ किसी भी तरह की काट चाट नहीं की। अद्विका की लड़ने की स्टाइल एकदम उग्र और आक्रामक दिख रही थी। उसका हर वार बड़ी ही निर्दयता से दुश्मन को घायल किए जा रहा था, पर दुश्मन का एक भी सदस्य उसे छू नहीं पा रहा था। इधर शौर्य ने अब तक अंदर से लोगों को निपटा दिया और किसी निंजा की तरह ग्राउंड पर ऐसे भागने लगा कि ड्रोन कैमरा भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। शौर्य ने एक ही छलांग में 10 मीटर ऊंची स्कूल कंपाउंड की दीवार को पार किया और वहीं से हवा में उछल गया और उसने हवा से ही स्लो मोशन में घूमते हुए अपने बंदूक निकाली और एक के बाद एक छुपे हुए स्नाइपर्स को मारना शुरू कर दिया। शौर्य का हर एक निशाना एकदम सटीक था और बिना चुके वो अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा था। ये सीन बच्चों ने अभी तक किसी भी मूवी में नहीं देखा था। सभी बच्चों को ऐसा लगने लगा था कि शौर्य हवा में खड़ा है और उन स्नाइपर्स को मार रहा है। जब सभी स्नाइपर्स एलिमिनेट हुए तब जाकर टेक टीम को याद आया कि शौर्य की असल पहचान क्या है। ही इज़ अ डेमन, ही इज़ हियर, द डेथ गॉड ऑफ इंडियन एजेंसी इज़ हियर, ही इज़ डैम ब्रह्मास्त्र ऑफ इंडियन एजेंसी, प्लीज अबॉर्ट द मिशन हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड। एजेंट्स ने अपने अपने देश में बैठे अपने वरिष्ठों को बताना शुरू किया। जब दूसरे तरफ के लोगों ने भी ब्रह्मास्त्र शब्द सुना तो पहले उन्हें याद नहीं आया, पर अगले ही पल उनके चेहरे सख्त हो गए और वो चिल्लाकर कहने लगे, अबॉर्ट द मिशन, ट्राई टू लीव दैट प्लेस अलाइव, गेट द हेल आउट फ्रॉम देयर। अपने सीनियर्स के ऑर्डर मिलते ही टेक टीम जिस वैन में थी उन्होंने अंदर गए एजेंट्स को कॉल करके बताने कोशिश की, तभी उन्हें एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, द एजेंट्स यू आर ट्राइंग टू रीच आर ऑन द वे टू हेल, नाउ यू कैन ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट देम बाय फॉलोइंग देम टू द हेल। फ़ोन पर यह आवाज़ बंद होते ही तेज धमाकों के साथ वहां टेक सपोर्ट के एजेंट्स को लेकर खड़ी वैन उड़ गई। इधर बच्चे इस फिल्म को देखकर हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो एक्शन उन्होंने आज देखा था वो एकदम अलग लेवल पर था। पर तभी सभी ने देखा कि स्क्रीन पर शौर्य उन्हें ही देख रहा था। उसने अपना हाथ हिलाते हुए बस इतना ही कहा, द शो एंड्स हियर। उसके बाद स्क्रीन्स ब्लैंक हो गई और अगले ही पल क्लास के अंदर की लाइट्स चालू हो गई। इधर शौर्य ने भी हर तरफ अपनी नर्व की अग्नि को प्रसारित करके वहां पड़े डेड बॉडीज को खत्म कर दिया था। वहीं अद्विका ने भी अपना काम अच्छे से निभाया था। वहीं पेड़ों में बैठे स्नाइपर्स और उनके वैन के अवशेष भी विराज ने तुरंत वहां आकर गायब कर दिए थे। क्या होगा शौर्य के इस एक्शन का परिणाम बाकी देशों के एजेंसीज पर? क्या सभी एजेंट्स हार मानकर पीछे हट जाएंगे? क्या होगा बच्चों का रिएक्शन? अब क्या होने वाला है आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ 280 वातावरण टाइट और स्पेस की फाइट। शौर्य ने एक अलग अंदाज में पूरे स्कूल के बच्चों के सामने पल्लवी को किडनैप करने आए एजेंट्स को अद्विका के साथ मिलकर निपटा दिया था। उन्हें उसने इस तरह निपटा दिया कि उनका कोई नामो निशान भी नहीं बचा। असल में पल्लवी के उस स्कूल के अंदर होने की बात विराज ने एक डबल एजेंट के पास जानबूझकर लीक कर दी थी।
जिसका परिणाम ये हुआ कि सभी देशों के एजेंट्स ने सीधा स्कूल को टारगेट करके पल्लवी को उठाने का प्लान किया, और वो लोग शौर्य की चाल में फंस गए। शौर्य ने स्कूल के बच्चों को शो खत्म होने की बात की और ब्रॉडकास्टिंग बंद करवा दी। इसके बाद शौर्य वापस अपनी क्लास पर फॉर्मल कपड़े पहनकर पहुंच गया। वहीं अद्विका ने भी अपने नॉर्मल कपड़े पहनकर वह अपने क्लिनिक के अंदर जाकर बैठ गई। शौर्य के बच्चों ने शौर्य को देखते ही खड़े होकर तालियां बजाई। आज वो लोग शौर्य को ऐसे एक्शन करते हुए देखकर बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शौर्य ने ये सब सच में किया था और उसके अंदर किसी भी एआई का उपयोग था ही नहीं। इधर बच्चे मन ही मन अद्विका की तरफ करने लगे थे। ऊपर से कई स्टूडेंट्स की अद्विका फेवरेट टीचर क्रश बन चुकी थी। यहाँ स्कूल में खुशी का माहौल था, पर लाकर रूम के अंदर पृथ्वी डर से कांप रहा था, क्योंकि उसने दरवाजे के गैप से शौर्य को सच में अपनी आंखों से उन लोगों को बेरहमी से मारते हुए देखा था। जब भी कैमरा शौर्य से और अद्विका से हट रहा था, उस वक्त वो दोनों एकदम ज़्यादा आक्रामक होकर टूट पड़ते थे और बड़ी ही खतरनाक तरीके से उन एजेंट्स को मार रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए दुनिया से सारे देशों के एजेंसीज ने उनके शरीर पर लगे कैमरों से देखा था, और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग इस बात पर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। उन देशों के बेस्ट से बेस्ट एजेंट्स आज पल्लवी को किडनैप करने आए हुए थे, और ये करने के लिए ये एजेंट स्कूल के आम बच्चों को भी खतरे में डालने से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। पर उन्होंने अपने सपने में भी इन दो खतरनाक लोगों से यहाँ मिलने के बारे में सोचा नहीं था। सारी एजेंसीज ने अद्विका और शौर्य को फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो दोनों ऐसे लोग थे जिनसे कोई भी एजेंसी सीधा पंगा नहीं ले सकते थे। सारे देशों ने अब पल्लवी को अपने टारगेट लिस्ट से हटा दिया था, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि वो लोग कभी भी पल्लवी को किडनैप नहीं कर सकते हैं। सारे देशों के एजेंसीज के अंदर का वातावरण टाइट हो चुका था। इधर कैलाश को ये खबर मिली कि शौर्य ने जाल बनाकर उन एजेंट्स का शिकार किया है, तो वो आज बहुत खुश हो गया था। इस मिशन के सक्सेस के बारे में जब आलिया ने कैलाश को बताया तो वो इतना खुश हो चुका था कि उसने खुशी खुशी में अपना मोबाइल और लैपटॉप तोड़कर रख दिया था। वहीं स्कूल में आज दिन भर बच्चे शौर्य और अद्विका को मन ही मन तारीफ कर रहे थे, पर प्रिंसिपल मैडम के माथे पर टेंशन और डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि आज जो शौर्य ने स्कूल के बाहर किया वो असल में हुआ था, और उसने ये सब डिजिटल बोर्ड के स्क्रीन पर नहीं बल्कि स्कूल के सीसीटीवी पर देखा था। शाम को जब बच्चे घर के लिए निकल गए, उस वक्त प्रिंसिपल मैडम ने शौर्य, अद्विका और आलिया को ऑफिस के अंदर बुला लिया। उसने पहले अद्विका को देखा और बोली, अद्विका, आज मैंने जिस अद्विका को देखा वो बिल्कुल भी वो मासूम और शांत अद्विका नहीं थी। अब क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम और तुम्हारा पति असल में क्या कर रहे थे? ये सुनकर अद्विका ने सिर झुका लिया और तिरछी निगाहों से गुस्से से शौर्य को देखने लगी। तो शौर्य ने अद्विका की बात को अपने ऊपर लेते हुए बोला, मैडम, दरअसल हम दोनों भी आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं, और इस बार जब देश के अस्मिता की बात आई तो जाहिर था कि हम दोनों को इस मिशन में हिस्सा लेना ही था, तो हम दोनों भी इसमें शामिल हो गए। अगर हम दोनों ने आज आगे आकर कुछ नहीं किया होता तो आज यहाँ सिर्फ लाशें बिछी होती। शौर्य के जवाब से प्रिंसिपल मैडम इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी, तो अद्विका बोली, अभी इन्होंने जो कहा वही सच है मैडम। अब जब बात देश के सुरक्षा की थी तो ये हमारा कर्तव्य था कि हम अपने हथियार उठा ले, वरना हमने जो ट्रेनिंग ली थी उसका कोई मतलब ही नहीं था। प्रिंसिपल मैडम ने टेबल पर हाथ जोर से दे मारा और बोली, जवाबदारी और लड़ने के लिए तुम्हारी ज़रूरत को मैं समझ सकती हूँ, पर तुमने आज जो ये हत्याएं की उनमें से उन लोगों की एक भी लाश नहीं बची, उसका क्या? ये सुनकर अद्विका और शौर्य ने एक दूसरे को देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया, और शौर्य ने बिजली की फुर्ती से प्रिंसिपल मैडम के माथे पर हाथ रख दिया और उनकी आज की सारी याददाश्त मिटा दी और बोला, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से हम खुद फंस सकते हैं, इसीलिए इनके लिए यही अच्छा होगा कि वो ये सब भूल जाए। जब शौर्य ने अपना हाथ उनके माथे से हटाया तो अद्विका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, तो आपको हमारा ये आई प्रोजेक्ट कैसे लगा? मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हुई होंगी हमें ऐसे एक्शंस करते हुए देखकर। प्रिंसिपल मैडम को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और उन्हें जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि उसे खुद को भी याद नहीं आ रहा था कि उसने उन्हें ऑफिस के अंदर क्यों बुलाया था। जब तीनों ऑफिस से बाहर आए तो अद्विका ने शौर्य के कंधे पर हाथ मारा और बोली, तुम बहुत ही शरारती हो, वो मेरी टीचर है और जो तुमने उनके साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ये सुनकर शौर्य ने अद्विका की नाक को पकड़ा और बोला, मेरी जान, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज मुझे उसे डायमेंशन के सीक्रेट को भी बताना पड़ता और फिर उन्हें भी हमारे साथ घुमाने ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर अद्विका का मुंह बन गया, पर तभी आलिया धीरे से बोली, पर मुझे भी तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, तो क्या तुम मेरी भी याददाश्त मिटा दोगे? आलिया की आवाज़ सुनकर अद्विका ने उसे ऐसे देखा मानो वो कह रही हो, तुम सिर्फ पूछकर तो देखो। तभी शौर्य हंसते हुए बोला, नहीं, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा सवाल पूछने की आदत नहीं है। ये सुनकर तीनों भी खिलखिलाकर हंसे और वहां से आगे निकल गए। जब अद्विका, आलिया और पल्लवी उनके रूम पर पहुंची तो तीनों लड़कियों ने अपने लिए खाना बनाया और खाकर सो गई।
इधर बेचारा शौर्य रात को अपने रूम पर पहुंचा और बिना कुछ किए सीधा बेड पर लेट गया। जैसे ही उसने एक अच्छी नींद लेने के लिए आंख बंद की, उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो इशिका और विराज सामने खड़े थे और उनके हाथों में खाने की बेइज्जती और कुछ बोतल भी थी। उन्होंने अंदर आते ही शौर्य को बहुत सारी बधाइयां दी और सेलिब्रेशन के लिए खाना टेबल पर रखकर उसे प्लेट में निकाल लिया। उतने में विराज ने बोतल खोली और उसे पीने लगा। शौर्य ने उन दोनों को ऐसे करते देखा तो वो गुस्से से बोला, तुम यहाँ मेरे लिए सेलिब्रेशन करने आए हो तो मेरे लिए क्यों कुछ नहीं लाया? ये सुनकर विराज इतराते हुए बोला, अरे भाई, तेरे पास तेरा पूरा डायमेंशन है और ऊपर से तू घासफूस खाने वाला आदमी है, तो तेरे लिए हम कुछ भी नहीं ला पाए। विराज की बात सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है फिर कुछ देर रुको, मैं अभी मेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। शौर्य ने रूम से बाहर निकलकर हवा में उड़ान भरी और मुंबई शहर में पहुंचकर उसने अपने लिए खाना ढूंढना शुरू किया। तभी सिस्टम ने शोर मचाना शुरू किया, जिस वजह से शौर्य सबसे पहले स्ट्रीट फूड एरिया में चला गया और उसने वहां जाकर जो नज़र में आए वो सब कुछ खरीद लिया और सिस्टम को दे दिया। उसके बाद उसने एक इडली डोसा का स्टॉल देखा और अपने लिए 5 डोसा पैक कर लिया और वहां से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तब तक इशिका और विराज ने उनका खाना लगभग खत्म कर दिया था और जब उन्होंने विराज ने लाया डोसा देखा तो उसे भी उससे ले लिया और खाने लगे। तभी विराज चिढ़ाते हुए बोला, मेरे भाई, तू नॉन वेज नहीं खा सकता पर हम तेरा वेज खाना खा सकते हैं। ये देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा पर उसने खुद को शांत रखा और एक डोसा लेकर खाने लगा। दूसरे दिन सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ऐसे ही करते करते अगले 2 हफ्ते बीत गए, पर अब किसी भी एजेंसी ने कोई हरकत नहीं की। सोमवार के दिन जब शौर्य स्कूल पहुंचा तो आलिया शौर्य के पास आए और थोड़ी चिंता जताते हुए बोली, शौर्य, हमारा सैटेलाइट वेपन लॉन्च होने के लिए तैयार है, पर अभी अभी मिली इंटेल के अनुसार हमें पता चला है कि कई देशों ने अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को उसी ओर रुक करके रखा है जिस ओर हम हमारा वेपन ऑर्बिट में छोड़ने वाले हैं। ये सुनकर शौर्य ने लापरवाही से कहा, हाँ तो आलिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, सरकार को डर लग रहा है कि ये देश हमारे वेपन्स को इंटरसेप्ट कर लेंगे और उसे हवा में ही नष्ट कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम हवा में रुककर हमारे वेपन की रक्षा कर पाओ तो बहुत अच्छा होता। ये सुनकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, एजेंट आलिया, क्या आप मुझे सच सच बताएंगी कि अपने ऐसे कितने लोगों को ये बताया है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ? शौर्य के इस सवाल पर आलिया थोड़ा सहम गई और हल्के से बोली, सिर्फ कैलाश सर को ही मैंने ये बताया था, वो भी ऐसे कि वो यकीन कर पाए। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे तुम आसमान में बहुत ऊंचाई तक आराम से जा सकते हो। उस पर शौर्य ने दांत पीसते हुए पूछा, बस इतना ही, कुछ और नहीं? आलिया ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और सिर झुकाते हुए पीछे चली गई। इधर अब शौर्य सोच में पड़ गया था। वो असल में अब इस मिशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, पर यह चीज़ इन लोगों को कौन समझाएगा? ऊपर से उसके अंदर का देशभक्त उसे इस काम को करने से मना नहीं करने दे रहा था। फिर कुछ सोचकर शौर्य ने कहा, आलिया, तुम अब मेरा एक काम करो, कैलाश को बता देना कि मेरा डिवाइस खराब हो चुका है, पर एक आदमी है जो इसे करने के लिए तैयार हो गया है, पर उसकी एक शर्त है कि उसके नाम को पूरा देश इसके बाद जानेगा। शौर्य की बात आलिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई तो शौर्य ने उसे समझाते हुए कहा, तुम कैलाश को बताओगी कि इस मिशन में शूर भैरव हिस्सा लेगा और वो ये खुद कर लेगा, पर शर्त यही है कि उसका नाम सबके सामने रिवील किया जाएगा। ये सुनकर आलिया सोच में पड़ गई और फिर उसने आगे पूछा, पर शौर्य, क्या तुम्हें उस पर इतना यकीन है कि वो अकेले इन कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स के अटैक से हमारे वेपन को बचा पाएगा? इस बात पर शौर्य ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो इस काम को नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। शौर्य की बात सुनकर उसने फ़ोन लगाकर सारी बात कैलाश को दे देती हैं। कैला भी इसे सुनकर खुश हो जाता है और वो लॉन्च की जगह और उसके कोऑर्डिनेट तुरंत आलिया को मैसेज के जरिए भेज देता है। इधर शौर्य की हाँ मिलते ही कैलाश ने तुरंत मुकुंद रंजन को अलर्ट कर दिया और आज ही रात को लॉन्च की तैयारी करने के लिए कहा। इधर मुकुंद रंजन ने भी तुरंत अपने टीम के साथ मिलकर अपने सैटेलाइट वेपन को रेडी कर दिया। इधर शौर्य को जैसे ही लॉन्च का टाइम पता चला तो उसने अपना पूरा हुलिया बदलने का निर्णय लिया। शौर्य ने खुद को भैरव रूप में तैयार किया। उसने अपने कमर पर बाघ की खाल को लपेट लिया, उसके बाद उसने अपने शरीर पर भस्म मत दिया, उसके ऊपर उसने अपने माथे पर त्रिपुंड को बनाया, अपने बालों को नियंत्रित करके अपनी जटायुक्त बालों को खुला छोड़ दिया। हाथ में उसने त्रिशूल की जगह चंद्रहास को लिया और आसमान की ओर निकल गया। आसमान में पृथ्वी के अयनाम्बर में प्रवेश करते ही उसने अपनी शक्तियों को खुला छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ उसकी आभा से कुछ भी प्रभावित नहीं होने वाला था। इस वक्त शौर्य उस जगह पर खड़ा था जहाँ देश का सैटेलाइट वेपन ऑर्बिट में प्रस्थाप होने वाला था। इधर जैसे ही बाकी देशों को खबर मिली कि भारत आज ही अपने सैटेलाइट वेपन को लॉन्च करने वाला है तो वो सभी लोग अपने हथियारों को भी रेडी करके बैठ गए। जैसे ही भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष लॉन्च पैड से वह हथियार निकला, दूसरे देशों ने भी उसे इंटरसेप्ट करने के लिए अपने हथियार छोड़ दिए।
पर बाकी देशों ने देखा कि उनके हथियार इस रॉकेट के पास पहुंचने से पहले ही हवा में फट रहे थे और वापस नीचे जमीन की ओर गिरने लगे थे। तभी नासा जो इस पर नज़र रखे हुए थे उन्होंने सैटेलाइट कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची। जब सभी ने उस तस्वीर को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो कोई आम चीज़ नहीं थी। स्पेस ऑर्बिट के अंदर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में तलवार थी। उसके माथे लगा त्रिपुंड साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वो नीचे की तरफ देखकर आते हुए रॉकेट को देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। उस प्रतिमा को नासा और बाकी विदेशी स्पेस एजेंसीज में काम करने वाले भारतीय मूल के लोगों ने देखा तो उन्होंने अपने हाथ जोड़े और साष्टांग प्रणाम करने लगे। वहीं भारत के साइंटिस्ट्स ने इसे देखा तो उन्होंने भी हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। कैलाश को भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आखिर क्या देखा। जब वह रॉकेट शौर्य के सामने आया तो उसने ध्यान से पूरे प्रोसेस को शांति से देखा और उस हथियार को ऑर्बिट में स्टेबल होने दिया। जैसे ही वह हथियार स्टेबल हुआ मुकुंद बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने वो खबर प्रधानमंत्री जी को दे दी। प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त कैलाश को कांटेक्ट किया और असमान में उस तैर रहे आदमी के बारे में पूछा, पर कैलाश ने सिर्फ इतना कहा, ये हमारे कोतवाल है शुरभैरो। इस मिशन के सक्सेस के बाद प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तभी एक जर्नलिस्ट ने शौर्य के बारे में सवाल पूछा, सर क्या आप उस हवा में उड़ने वाले इस इंसान के बारे में जनता को कुछ बताना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने धीरे से एक गहरी सांस ली और बोले, हाँ ये इंसान ही है, पर उसे हमारे यहाँ शुरभैरो कहा जाता है। शुरभैरो। धीरे धीरे लोगों ने शुरभैरो को हर तरफ ढूंढा पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला, पर देश के अंदर शुरभैरो को भगवान भैरो मानने लगे। कुछ जगहों पर सिंदूर लगाकर पत्थर की मूर्तियां भी स्थापन हो गई। इधर बाकी स्पेस एजेंसीज ऑफिस में मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर प्रधानमंत्री के जवाब को सुनकर उनके भी एक्सप्रेशन बदल गए। एक भारतीय वैज्ञानिक अंदर आया और बोला, ये भैरो है, काशी के कोतवाल। तभी दूसरा भारतीय वैज्ञानिक बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके हाथ में खून से सनी तलवार से साफ पता चल रहा था कि इन्होंने ने डमरू और त्रिशूल नहीं बल्कि खड्ग को धारण किया था। क्या पूरी दुनिया अब शुरभैरो को जानने लगेगी? क्या शौर्य ऐसा करके किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस रहा? क्या सामना कर पाएगा इन मिले हुए 100 से भी अधिक देश और बाकी के दुश्मनों को भी शौर्य हरा पाएगा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।